जय श्री राम बच्चों, मैं प्रवीण तिवारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल साइंस एकेडमी पे। तो बच्चों, अभी तक हमने डिस्कस किया कि एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होता है, एटम क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस किया, मॉलिक्यूल्स के बारे में जाना और मॉलिक्यूलर मास के बारे में डिस्कस किया। हमने ये देखा लास्ट क्लास में कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। हमने कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स का भी देखा और कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का भी मॉलिक्यूलर मास निकालना देखा। मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। ठीक, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आयंस के बारे में। क्या होते हैं आयंस? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आयंस के बारे में जानने के लिए। व्हाट इज आयन? तो आयंस को हम कह सकते हैं Ion is an atom or group of atom of the same or different elements that behave as a single unit with positive or negative charge. क्या होता है आयंस? जल्दी से इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। Ion is an atom or group of atom of the same or different elements that behave as a unit which carries positive or negative charge. ये एक इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, अब हम इस डेफिनेशन को एक एक करके धीरे से समझते हैं। तो देखिए, आयन क्या है? एक एटम। कौन सा एटम हो सकता है? तो हम मान के चलते हैं Na एक एटम हो गया। ठीक है, K एक एटम हो गया। ठीक है, Cl एक एटम हो गया। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ग्रुप ऑफ एटम में एग्जांपल हम क्या ले लेंगे? SO4, ठीक है, O2, ठीक है, ठीक है, CO3। तो आयन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। एटम और ग्रुप ऑफ एटम, यहां पे एटम है और यहां पे कौन है? ग्रुप ऑफ एटम है। ठीक है, ऑफ सेम यहां पे एक मॉलिक्यूल की तरह है। ये ग्रुप ऑफ एटम है, दो एटम है और सेम एलिमेंट का है, और यहां पे ग्रुप ऑफ एटम है लेकिन डिफरेंट एलिमेंट का है। तो व्हाट इज आयन? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। एटम और ग्रुप ऑफ एटम विथ सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। मतलब जब ग्रुप ऑफ एटम होगा तो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स दैट बिहेव एज अ सिंगल यूनिट। यहां पे SO4 किसकी तरह काम कर रहा है? एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा है। CO3 किसकी तरह काम कर रहा है? एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा है। और जो सिंगल एटम है वो तो सिंगल यूनिट की तरह काम करेंगे ही। मतलब ये एक साथ है, इनको हम बीच से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, विथ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। तो जब ऐसे स्पीसीज, एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कि सेम एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर के बने हों, तो अगर वो पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज कैरी करें तो हम उन्हें क्या कह देते हैं? आयंस कह देते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें तो Na प्लस K प्लस Cl निगेटिव, SO4 2 निगेटिव, CO3 2 निगेटिव और O2 निगेटिव। यहां पे हमारे पास कुछ आयंस हैं, उनके एग्जांपल्स हैं, ये इनके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो यहां पे ये एटम के एग्जांपल हो गए और यहां पे ग्रुप ऑफ एटम के एग्जांपल हो गए। आयंस हमारे पास दो टाइप के होते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे बेसिस है कि किस बेसिस पे हम इनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको सिंपल एक तरीका बता देता हूं कि जब एटम्स एक ही एटम का आयन हो तो हम इसको कहेंगे सिंपल आयंस। सिंपल आयंस। आयंस को हम रेडिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं आयंस को? हम क्या कहते हैं? रेडिकल। ठीक है, तो आयंस को हम क्या कहते हैं? रेडिकल भी कहते हैं। तो इनको हम सिंपल रेडिकल्स भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? आयंस को ही हम क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल आयंस, देखो यहां पे मैंने पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों टाइप के रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहां पे पॉजिटिव भी हो सकता है सिंपल में और निगेटिव भी हो सकता है। यहां पे मैं एक ग्रुप ऑफ एटम वाले में एक पॉजिटिव भी लिख देता हूं, अमोनियम आयन। ठीक है, तो ये सिंपल आयंस है और इनको हम कह देंगे कंपाउंड आयंस। इनको हम क्या कह देंगे? कंपाउंड आयंस। जब आयंस ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर के बने तो उसको हम कंपाउंड आयन कहेंगे,
और जब आयंस सिंपल एक एटम का बना हो उसको हम सिंपल आयन कहेंगे। इनको हम सिंपल रेडिकल्स कहेंगे, इनको हम कंपाउंड रेडिकल्स कह देंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये है आयंस। आयंस का अगर हम एक डेफिनेशन लिखना चाहें, सिंपल डेफिनेशन लिखना चाहें, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आयन कैन बी डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच कैरीज पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ठीक है। एन आयन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच कैरीज निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। तो अगर आप इसको नहीं लिख करके सिंपल से 2 लाइन लिखना चाहते हैं वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास आयंस। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ आयंस। कितने टाइप के आयन होते हैं? तो देखो, एक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ आयन, जिसके बारे में हम फॉर्मेशन ऑफ आयन के बाद डिस्कस करेंगे। अभी हम बेसिक टाइप्स देख रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ आयन की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ आयन कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन से हैं? टाइप्स ऑफ आयन। टाइप्स ऑफ आयन किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज दे कैरी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज, ठीक है। वैसे क्लासिफिकेशन एक अलग टॉपिक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज, पर यहां पे थोड़ा सा फॉर्मेशन ऑफ आयन के लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे कर रहे हैं। कितने टाइप के आयन्स होंगे? तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज आयन्स कितने प्रकार के हो जाएंगे? 2 प्रकार के हो जाएंगे। कौन कौन से आयन्स हो जाएंगे? एक होगा कैट आयन और दूसरा होगा एनायन। कैट आयन, एनायन। कैट आयन क्या है? द चार्जेस विच कैरीज पॉजिटिव चार्ज, द आयन्स विच कैरीज पॉजिटिव चार्ज आर नोन एज कैट आयन्स। तो कैट आयन क्या कैरी करेंगे? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स। इसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स। What are anions? The ions which carry negative charge are known as anions, ठीक है। तो जो निगेटिव चार्ज आयन है उनको हम क्या कहेंगे? एनायंस कहेंगे, निगेटिवली चार्ज्ड आयन्स, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज आयन्स या कैट आयन के एग्जांपल क्या होंगे? चलिए देख लेते हैं, कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज, या हम देखें पॉजिटिवली चार्ज आयन के एग्जांपल हो जाएंगे Na पॉजिटिव, Li पॉजिटिव, H पॉजिटिव, K पॉजिटिव, ठीक है। सोडियम आयन, लिथियम आयन, हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन। निगेटिवली चार्ज आयन के एग्जांपल्स हो जाएंगे, इनके एग्जांपल हो जाएंगे F निगेटिव फ्लोराइड आयन, Cl निगेटिव क्लोराइड आयन और O2 निगेटिव ऑक्साइड आयन। ये सभी किसके एग्जांपल हो जाएंगे? निगेटिवली चार्ज आयन या एनायन के। ये कुछ सिंपल आयन के एग्जांपल है। कंपाउंड आयन के एग्जांपल में यहां पे आ जाएगा NH4 पॉजिटिव और यहां पे आ जाएगा SO4 2 निगेटिव, CO3 2 निगेटिव। These are the examples of cation and these are the examples of anion। तो हमारे पास बेसिकली कितने टाइप के आयन्स होंगे? 2 टाइप के आयन होंगे, एक कैटायन और एक एनायन। कंफ्यूज नहीं होना है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। आपको नहीं होना है। कैटायन पॉजिटिव, एनायन निगेटिव, सिंपल, ठीक है। चलिए, तो अब हम डिस्कस करेंगे, ये हमारे पास टाइप्स ऑफ आयन। कितने टाइप के आयन अपने पास होते हैं? 2 प्रकार के आयन होते हैं, एक होता है कैटायन और दूसरा होता है एनायन। दिस इज टाइप ऑफ आयन। अब हम देखेंगे हाउ दीज आयन्स आर फॉर्म्ड। क्या डिस्कस करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ आयन। चलिए अगला हेडिंग बना लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आयन। आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ आयन में भी हम पहले क्या डिस्कस करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। बहुत सिंपल सी बात है, अभी तक जो पढ़े हो उसी से रिलेटेड चीजें चलेंगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कैटायन कब होगा? कैटायन का फॉर्मेशन, पहली बात, कौन से स्पीसीज का, कौन से एटम्स कैटायन बनेंगे और कौन से एटम्स एनायन बनेंगे, ठीक है ना। और किस परिस्थिति में बनेंगे उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। कैटायन क्या होता है? पॉजिटिवली, अभी हमने डिस्कस किया ना, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। कैटायन क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं। तो
पॉजिटिवली चार्ज आयन कौन बनेगा? तो जनरली स्पेलिंग देख लेना यार। जनरली जिन एटम के वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो वो कैटायन बनाते हैं, फॉर्मेशन करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है? ये आपको समझने के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जिन एटम के वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो किस चीज का फॉर्मेशन करेंगे? वो किस चीज का फॉर्मेशन करेंगे? वो कैटायन का फॉर्मेशन करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो। क्यों ऐसे केस में वो कैटायन का फॉर्मेशन करेंगे? इसलिए कि देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं सोडियम के साथ। सोडियम को अगर हम देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1, ठीक है? हमने जैसे वैलेंसी देखा था ना, वैलेंसी के जैसा ही ये रहेगा, जैसा हमने वैलेंसी का देखा था वैसा ही रहेगा। इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के पास एटम होने के नाते, आइसोइलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के नाते इसके पास अभी 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत जगहों पे ये चीजें नहीं बताई जाती है जो कि बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ रहे होंगे, इसे समझेंगे, ठीक है ना? जनरली एक एटम के पास 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? अब सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस लेक्चर के लिए प्रीवियस वैलेंसी वाला टॉपिक करके आना बहुत जरूरी है, उनको समझेंगे तो ये अपने आप समझ में आएंगे, ठीक? तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या ये सोडियम स्टेबल है? भले ही एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीसीज होता है, लेकिन क्या इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये सोडियम को स्टेबल कह सकते हैं हम? आप बताओ, कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि कोई भी स्पीसीज स्टेबल तब होता है जब उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन इसके वैलेंस शेल में तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? और हमने तब डिस्कस भी किया था कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देना पसंद करेगा। तो मान लेते हैं कि इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो इसके पास क्या बचेंगे? अगर इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो इसके पास प्रोटॉन तो अभी भी कितने रहेंगे? प्रोटॉन तो अभी भी कितने रहेंगे? 11 ही रहेंगे। प्रोटॉन कितने रहेंगे? 11 रहेंगे। लेकिन अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। क्यों? क्योंकि इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, ठीक है? इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो इसके पास बचेंगे कितने? 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास है और 11 प्रोटॉन है, तो इसके पास नेट चार्ज कितना आया? तो 11 पॉजिटिव प्लस 10 निगेटिव करेंगे तो नेट कितना आएगा? +1 का आएगा। समझ में आ रही बात? +11 और -10 को हम ऐड कर देंगे, या 11 में से हम 10 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, वो भी पॉजिटिव में बचेगा। तो हम कह देंगे कि ये स्पीसीज जो अपने पास बचा दैट इज सोडियम पॉजिटिव। ये क्या बनेगा? सोडियम पॉजिटिव के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन के लॉस के कारण इसमें 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से सोडियम में कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। और सोडियम किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एक कैटायन की तरह बिहेव कर रहा है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आप लोग खुद से भी करते जाइए, आप लोग खुद से भी करते जाइए। मैग्नीशियम देख लेते हैं। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, ठीक? नंबर ऑफ प्रोटॉन 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
12 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम। ठीक, अब मैं आपको कहूंगा कि आप यहां पे वीडियो पॉज कीजिए और इसमें आयन का फॉर्मेशन कैसे होगा वो खुद से बनाइए, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे और क्या पॉजिटिव चार्ज आएगा, इजीली आपको खुद समझ में आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ध्यान रखना है, साथ साथ में चलना है तो आपको एडवांटेज रहेगा। ठीक है, तो अगर इसके पास हम देखें, अगर हम इसके पास देखें कि वैलेंस सेल में, आप लोग पॉज करके बना लीजिएगा, मैं आगे बता रहा हूं। ठीक है, इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो क्या करना पड़ेगा? या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन दे दे और या तो 6 इलेक्ट्रॉन ले ले। इसके लिए प्रेफर्ड क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन देना। तो अगर ये किसी को अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा Mg, जिसके पास क्या रहेंगे? प्रोटॉन तो अभी भी 12 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे भैया? कितने? 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब अगर इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 12 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन में चार्ज कितना होता है? +1 यूनिट। इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है? -1 यूनिट। दोनों को ऐड करेंगे तो अब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीसीज नहीं है, इसके पास 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गए। तो हम इसको अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंटेड बाय Mg2+। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये हुआ कि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। समझ में आ रही बात? अगर किसी के पास निगेटिव चार्ज है, उसको बात दें, जैसे सोडियम के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो उसने अपने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अपने पास आ गया एल्यूमिनियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं 3+ से। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3। तो जिसकी जितनी वैलेंसी होती है वो उतने, जनरली वो उतने ही इलेक्ट्रॉन या तो दे देंगे या तो उतने ही इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन दिया, अगर किसी ने अपने एटम से इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी और कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। मैग्नीशियम ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, 12 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 ही है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की कमी आना मतलब पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना, तो जितने इलेक्ट्रॉन गए उतने ही यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएंगे। तो अब हम इसको रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? Mg2+ से। अगर मैं बोलूं कि हमारे पास एल्यूमिनियम 3+ है, हमारे पास क्या है? एल्यूमिनियम 3+ है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए। इसका क्या मतलब हो गया कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, तो इसके पास कितने रहेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और प्रोटॉन कितने रहेंगे? 13। मतलब जिसके पास जितने यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज रहेगा, उसका मतलब यह होता है कि उसने उतने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सब बातें समझ में आ रही हैं। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे कि एनायन कैसे बनते हैं। अब हम क्या देखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ एनायन। जल्दी से इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एनायन। अभी हमने क्या डिस्कस किया? फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। जनरली यहां पे शायद ए हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा, AY। ठीक है, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एनायन। ठीक है, व्हाट इज एनायन? एनायन क्या होता है? एनायन जनरली क्या होते हैं? एनायन क्या होते हैं? निगेटिवली चार्ज स्पीसीज। निगेटिवली चार्ज्ड, ये क्या होते हैं? निगेटिवली चार्ज। तो इनका फॉर्मेशन कैसा होता है? तो जनरली ये कैसे बनेंगे इसमें भी हम देख लेंगे। हाँ, ये सही है। इसमें जनरली इनका फॉर्मेशन कैसा होगा? जनरली anions are formed by gain of electron. Generally anions are formed by gain of electron. जब ये इलेक्ट्रॉन लेंगे तो क्या होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इनमें निगेटिव चार्ज आ जाएगा। कौन इलेक्ट्रॉन लेगा? तो यहां पे हम देखेंगे, इस डेफिनेशन से देखेंगे। यहां पे क्या था? जिन एटम के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो जनरली कैटायन का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा अपने पास?
यहां पे अगर हम उसी तर्ज में एक डेफिनेशन देखना चाहें तो क्या देखेंगे, जिन एटम के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन हो, वो एनायन का फॉर्मेशन करता है, एनायन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, देखिए हमारी जो जनरल लैंग्वेज है ना वो यही वाली है, आप लोगों को समझ में आए ये जरूरी है, इस कारण से हमको एक कॉमन लैंग्वेज जो होती है उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, समझने के लिए है। बाकी आप तो ये लिख सकते हैं एनायंस आर फॉर्म्ड बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको समझिए अब, जनरली जिन एटम के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन हो, कहां कहां वैलेंस सेल में। कहां पे इतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वैलेंस शेल में। वैलेंस शेल में जिनके पास इतने इलेक्ट्रॉन हो वो जनरली एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए तो ऐसा क्यों होता है आकर के देख लेते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का, हम किसका एक एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2,6। इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना, 8। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। तो 2 फर्स्ट सेल, के सेल में 2, एल सेल में के, एल में कितने हो जाएंगे, 6। तो क्या इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, अगेन हम ऑक्टेट रूल लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, ऑक्टेट रूल लगाएंगे। क्या इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, इसके वैलेंस सेल में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास क्या ऑप्शन बनता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ले सकता है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 वैलेंसी है। तो लेकिन ये वैलेंसी में अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनिशियली ऑक्सीजन के पास कितने एटम है, कितने प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया। किससे ले लिया, मान लेते हैं सोडियम से ले लिया, या पोटेशियम से ले लिया, या मैग्नीशियम, जो देने वाले हों। इलेक्ट्रॉन देने वाले कौन है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब हो गए। और लेने वाले कौन है, जिनके देने वाले कौन है, जिनके वैलेंस सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो। लेने वाले कौन है, जिनके वैलेंस सेल में 6, 7 या 5 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक, तो सोडियम ने यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। किससे ले लिया, किसी एक ऐसे एटम से ले लिया, जैसे कौन हो गया एक अपने पास, हमने क्या डिस्कस किया अभी, पोटेशियम से ले लिया। ठीक है, किससे ले लिया, पोटेशियम से ले लिया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे ले लिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन लेने के कारण इसके पास नेट चार्ज कितने आ जाएंगे, नेट क्या हो जाएगा, ये अपने पास वो ऑक्सीजन का एटम हो गया, ये क्या हो गया अपने पास, ऑक्सीजन का एटम हो गया। और इसके पास अभी भी कितने रहेंगे, प्रोटॉन तो 8 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिए हैं। अरे हाँ हाँ बोलते जाना भाई अपने पास। ठीक है, तो सिंस 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, नेट कितने, 2 इलेक्ट्रॉन इस पे बच जाएंगे। तो यहां पे 2 यूनिट ऑफ निगेटिव चार्ज इसमें आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, कोई डाउट है इसमें? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। किसका एग्जांपल देख लेते हैं, हम फ्लोरीन का एग्जांपल देख लेते हैं। फ्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,7। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, पहले हम इसके पास देख लेते हैं प्रोटॉन कितने हैं, 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक ये एटम है भी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम है। इसके पास वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके पास बन किस में जाएगा, वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, F, जिसके पास 8 प्रोटॉन, सॉरी जिसके पास 9 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 9 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसके पास जो नेट चार्ज आ जाएगा वो कितने का आ जाएगा,
एक आ जाएगा। क्यों? 9 प्रोटॉन इलेक्ट्रिकली 9 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल कर देंगे, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इस कारण से हम इसको F नेगेटिव आयन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है। जब हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे होते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितने यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैं उसने उतने इलेक्ट्रॉन किसी को दिए हैं। और नेगेटिव चार्ज या एनायन की बात करें, इसका क्या मतलब है कि उसने इतने इलेक्ट्रॉन किसी से लिए हैं। जैसे मैं इसमें यहां पे लिख देता हूं कि अगर इसमें F नेगेटिव है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया, किसी से लिया। इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया। अगर हम बात करते हैं N3 नेगेटिव को, N3 नेगेटिव का क्या मतलब है? इसने किसी से कितने इलेक्ट्रॉन लिए? बताइए, कितने इलेक्ट्रॉन लिए? कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लिए। क्यों? क्योंकि इसके पास कितने यूनिट ऑफ चार्ज है? 3 नेगेटिव। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। बहुत बेसिक है, बहुत स्टार्टिंग से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों को इन सब चीजों की अगर आप शुरू से करते आ रहे हैं, स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर से करते आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ये बातें समझ में आ ही रही होंगी, आएंगी ही। और ये बहुत जरूरी चीज है क्योंकि इसी से अभी कंपाउंड बनने वाले हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए, तो ये हो गया अपने पास। इस तरीके से हमारे पास किस चीज का फॉर्मेशन होता है? कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है। अब मैंने एक चीज नहीं बताया। क्या नहीं बताया? मैंने नहीं बताया कार्बन जैसे स्पीसीज का क्या होगा, जिसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एटम टू विच इट इज कंबाइंड। वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन या तो दे देगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। वो उस एलिमेंट पे डिपेंड करेगा जिससे वो कंबाइन होने वाला है। ठीक है, कोई डाउट है? तो इसीलिए हमने वहां पे बोला जनरली। ठीक, जनरली जिसकी वैलेंसी 3 हो, 2 हो, 1 हो और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3, 2, 1 हो तो वो कैटायन का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन जिसकी वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6 या 7 हो और वैलेंसी 1, 2 और 3 हो तो वो एनायन का फॉर्मेशन करेंगे बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो हम आगे बढ़ते हैं इन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ आयंस। अगला टॉपिक क्या है अपना? क्लासिफिकेशन ऑफ आयंस। तो चलिए अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आयंस। आयंस तक सभी को क्लियर है? चलिए आयन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ आयन। तो आयन को हम किस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ चार्ज। किस टाइप का चार्ज प्रेजेंट है? चार्ज कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो नेगेटिव चार्ज होगा या तो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ चार्ज हम आयंस को कितने टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं? एक होगा कैटायन और एक होगा एनायन, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कैटायन जिसमें क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, और एनायन इसमें क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन आयन। कितने चार्ज है? ऑन द बेसिस ऑफ, यहां पे अपने पास होना चाहिए एक पॉइंट आ जाएगा, नंबर ऑफ चार्ज। कितने चार्ज है? चार्ज की वैल्यू कितनी है? ठीक है, तो मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट, इनके बारे में भी अपन डिस्कस करते हैं। मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको मैं बताता हूं, आपको एक्सप्लेन करता हूं। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम। किसी भी आयन में कितने एटम्स हैं, इस बेसिस में भी हम आयन्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक आयन्स। तो चलिए हम ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ चार्ज तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ चार्ज ऑन आयन। नंबर ऑफ चार्ज नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ आयन। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो पहले हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ
चार्ज ऑन आयन। तो चार्ज ऑन आयन के बेसिस पे हम कितने टाइप के आयन क्लासिफाई कर सकते हैं? हमने क्या देखा? 4 प्रकार के देख सकते हैं। मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट आयन, एंड टेट्रावैलेंट आयन। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, कोई ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है, डिटेल है ही नहीं इसका, सिंपल है। तो मोनोवैलेंट आयन क्या है? 1 यूनिट ऑफ चार्ज ऑन आयन, 1 यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज कितना रहेगा ऑन आयन? जब आयन में 1 यूनिट चार्ज हो तो उसको हम क्या कहेंगे? मोनोवैलेंट आयन कहेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसके। एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाएंगे अपने पास? Na पॉजिटिव, इसके पास कितना चार्ज है? 1 यूनिट का चार्ज है। K पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव, ठीक है। फिर कैटायन के भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ एनायन की एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कौन हो गया? F निगेटिव, Cl निगेटिव, ठीक है। ये सभी आयंस क्या है? H। इसका एक और एग्जांपल हम क्या देख सकते हैं? ठीक है, इतने काफी है, ठीक है। तो हमारे पास जब कभी भी किसी आयन के पास 1 यूनिट का चार्ज हो, चार्ज कितना हो? 1 हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? मोनोवैलेंट आयंस कहेंगे। जब किसी भी आयन के पास 2 यूनिट चार्ज हो, 2 यूनिट ऑफ चार्ज ऑन आयन, 2 यूनिट ऑफ चार्ज, तो उसे हम क्या कहेंगे? डाई। डाई का कहीं भी मतलब आता है मतलब 2, ट्राई मीन्स 3, हमने एटॉमिक में भी, एटॉमिक के केस में भी देखा था इसको। टेट्रा मीन्स 4, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा? इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो इसके एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे? इसके एग्जांपल हो जाएंगे Ca2+, Mg2+, Zn2+, ठीक है। फिर हम एनायन में देख लेते हैं, SO4 2 निगेटिव, ऑक्सीजन 2 निगेटिव, CO3 2 निगेटिव। ये कुछ ऐसे आयन्स हैं जिनमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है? 2 यूनिट्स का है, ठीक। फिर व्हाट इज ट्राइवैलेंट आयन? द आयन विच हैव 3 यूनिट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जिसके पास क्या हो? 3 यूनिट ऑफ चार्ज हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? 3 यूनिट ऑफ चार्ज अगर है तो उसे हम ट्राइवैलेंट आयन कहेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? 3 यूनिट ऑफ चार्ज में पॉजिटिव में अगर हम देखें तो Al3+ हो जाएगा, ठीक है। और कौन हो जाएगा पॉजिटिव में? गैलियम 3+ हो जाएगा, ठीक है। थैलियम 3+ हो जाएगा, ठीक है। इंडियम 3+ हो जाएगा। तो ये सब ऐसे आयन्स है जिसको अभी हमको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। एक लिख लेते हैं Fe3+, जिसका यूज आ सकता है, ठीक। नेक्स्ट, अगर हम निगेटिव चार्ज में देखें, ट्राइवैलेंट आयन कौन से हो जाएंगे? तो ट्राइवैलेंट निगेटिव आयन में आ जाएंगे अपने पास N3 निगेटिव आ जाएगा, P3 निगेटिव आ जाएगा, PO4 3 निगेटिव आ जाएगा, PO4 का होल थ्राइस 3 निगेटिव, सॉरी नॉट होल थ्राइस, PO4 3 निगेटिव, ये भी एक ट्राइवैलेंट आयन है, ठीक है। तो ये अपने पास हो गए ट्राइवैलेंट आयन। टेट्रावैलेंट, इसके पास क्या होगा? 4 यूनिट ऑफ चार्ज रहेगा। कितने यूनिट ऑफ चार्ज रहेंगे? 4 यूनिट ऑफ चार्ज रहेगा। इसके एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा, कैटायन में आ जाएगा अपने पास Pb4+, Sn4+, इनका अभी 9th-10th में ज्यादा कोई यूज नहीं है। Pb का है, जिंक का है, कॉपर का है, लेकिन 10th में है, 9th में उसकी भी जरूरत नहीं है। आप लोगों को इन सभी आयंस को याद रखने पड़ेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। Pb2+, Sn4+, और एक निगेटिव में देख लेते हैं C4 निगेटिव कार्बन का, ठीक है। तो ये हो गए अपने पास आयंस, ठीक है। इनको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस, ठीक है। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ आयन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ आयन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन आयन। कितने चार्ज है? मोनोवैलेंट मींस 1 यूनिट ऑफ चार्ज,
Na+, K+, Cu+, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव। मैंने कुछ कैटायन के भी एग्जांपल लिख दिए और कुछ एनायन के भी एग्जांपल लिख दिए। फिर है जब 2 यूनिट ऑफ चार्ज होगा तो उसको हम डाइवेलेंट आयन कहेंगे, और उसके एग्जांपल है Ca2+, Mg2+, Zn2+, ये 3 कैटायन हो गए और ये 3 एनायन हो गए। ट्राइवेलेंट आयन 3 यूनिट ऑफ चार्ज, आप लोगों को समझ में आ रहा है? आप लोग खुद भी बोलते रहिए मन में, ठीक है। और इन आयन्स को याद रखना है, याद रखने से आपको चीजें इजी पड़ेगी, है ना। याद रखना कैसे रखना है उसका भी बहुत बढ़िया टेक्निक है, पर आपको वो काम करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तभी आप याद रख पाएंगे, ठीक है। तो इनको अभी देख लीजिए, आगे चल करके हम और डिस्कस करेंगे। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन आयन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। On the basis of number of atom, on the basis of number of atom, ions can be categorized into 3 types. Ions कितने टाइप के हो सकते हैं? 3 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? पहला मोनोएटॉमिक आयन, दूसरा है डाइएटॉमिक आयन, तीसरा है पॉलीएटॉमिक आयन। जिस तरीके से हमने मॉलिक्यूल को देखा था उसी तरीके से यहां पे हम मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक आयन के बारे में देखेंगे, ठीक है। यहां पे नाम से ही बहुत क्लियर है कि जब कभी भी किसी भी आयन में एक ही एटम होगा तो उसको हम मोनोएटॉमिक आयन कह देंगे। जब कभी भी किसी आयन के पास 2 एटम होंगे तो डाइएटॉमिक होंगे। मोनोएटॉमिक क्या है? आयन हैविंग 1 एटम ओनली, 1 एटम, उनको हम क्या कहेंगे? मोनोएटॉमिक कहेंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे Na+, एक ही एटम है इसमें, K+, ये भी जो बेसिकली हमने अभी जो डिस्कस किया था, H+, हमने जो डिस्कस किया था सिंपल आयन मोनोएटॉमिक आयंस कहलाएंगे, ठीक है। कोई डाउट है? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डाइएटॉमिक आयन। डाइएटॉमिक आयन क्या है? आयन हैविंग, इसके कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, और Cl नेगेटिव, F नेगेटिव एटसेट्रा, वही जो अभी हमने डिस्कस किया। डाइएटॉमिक आयन के एग्जांपल क्या हो जाएंगे अपने पास? द आयन हैविंग 2 atoms are known as diatomic ions। क्या होगा इसके एग्जांपल? क्या हो जाएंगे इसके एग्जांपल? हो जाएंगे OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव एटसेट्रा, ये इसके एग्जांपल हो गए, ठीक। ये डाइएटॉमिक आयंस हो गए। और पॉलीएटॉमिक आयन क्या हो जाएंगे? पॉलीएटॉमिक आयन होंगे आयन हैविंग 3 or more than 3 atoms, उनको हम क्या कह देंगे? पॉलीएटॉमिक आयन कह देंगे। इनके एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे? SO4 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, O3 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, फिर इसके एग्जांपल और हो जाएंगे PO4 3 नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। मोनोएटॉमिक आयंस जिसके पास एक एटम होगा और वो चार्ज कैरी करे तो उसको हम मोनोएटॉमिक आयन कह देंगे। डाइएटॉमिक आयन जिसके पास 2 एटम हो और वो चार्ज कैरी करे हम उसको डाइएटॉमिक आयन कह देंगे। पॉलीएटॉमिक आयन जिसके पास 3 या 3 से ज्यादा एटम हो उसको हम क्या कह देंगे? पॉलीएटॉमिक आयन कह देंगे। इसमें एक हम कैटायन भी लिख सकते हैं NH4 पॉजिटिव। ऐसे आयंस को हम कहेंगे पॉलीएटॉमिक आयंस। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूं आपको ये पार्ट भी समझ में आ रहा होगा, ठीक। यहां तक हम आयंस क्या है ये जान गए। अब आज आप लोगों का जो टास्क है जिसे आपको करके रखना है, क्लास 9th की एनसीईआरटी में एटम्स एंड मॉलिक्यूल नाम के चैप्टर पे कुछ आयंस दिए हैं, आपको उन आयंस को कैटेगराइज करना है। आज का आपका टास्क, जिस दिन भी आप ये वीडियो देखेंगे उस दिन का आपका टास्क रहेगा इन आयंस को 3 बेसिस में
कैटेगराइज करना। पहली बात मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट, कैटायन, एनायन, और पहला बेसिस कैटायन एनायन हो गया, दूसरा मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट हो गया, टेट्रावेलेंट हो गया, और तीसरा बेसिस होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। तीनों टाइप से कैटेगराइज करना है। फिर नेक्स्ट क्लास में आप इन आयंस को जितना याद कर सकते हो ठीक है, नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आयनिक फॉर्मूला बनाना, या किसी भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में जानना। तो नेक्स्ट क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आगे चल करके आपको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ठीक है, तो आज की क्लास हम इतनी ही करेंगे। क्लास में जाने से पहले मैं आपको वो डायग्राम बता देता हूं, टेबल दिखा देता हूं जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी। ये क्लास 9th एनसीईआरटी का टेबल है। आपको कम से कम एटलीस्ट इतने आयंस तो याद होने ही चाहिए विद नेम, इनके नाम के साथ आपको इतने आयन तो याद होने ही चाहिए। अब इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने इसको प्लेस किया है। यहां पे पहले ये जो है वो पूरे के पूरे क्या है, कैटायंस है। ये अपने पास क्या है, पूरे के पूरे कैटायंस है। ये वाले पूरे के पूरे क्या है, कैटायंस है, और एक कैटायन यहां भी रखा हुआ है। ठीक है, अब जो 1 लिखा हुआ है ये सभी के सभी मोनोवेलेंट है। ये पूरे के पूरे क्या है, मोनोवेलेंट। ये पूरे के पूरे क्या है, डाइवेलेंट, और ये दोनों क्या है, ट्राइवेलेंट आयन है। आपको इतने तो कम से कम याद रखने ही है। खैर, याद नहीं हो पाते हैं कोई बात नहीं, हम अभी आयनिक फॉर्मूला बनाने का काम करेंगे, उसमें आपको इनका यूज करना है। ठीक है, ये आपको धीरे धीरे आपको यहीं से यूज करना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपके पास मोनोवेलेंट आयन हो गए, ये मोनोवेलेंट आयन हो गए, ये मोनोवेलेंट एनायन हो गए। ये क्या हो गए, मोनोवेलेंट एनायन। ये मोनोवेलेंट डायटोमिक, ये मोनोवेलेंट मोनोएटॉमिक हो गया, ये मोनोवेलेंट डायटोमिक। और सॉरी माय मिस्टेक, ये क्या हो गया, मोनोवेलेंट मोनोएटॉमिक, डाइवेलेंट मोनोएटॉमिक, ट्राइवेलेंट मोनोएटॉमिक, मोनोवेलेंट मोनोएटॉमिक, डाइवेलेंट मोनोएटॉमिक, ट्राइवेलेंट मोनोएटॉमिक। यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये डायटोमिक है, ये डायटोमिक है, लेकिन इसको पॉलीएटॉमिक में रखा हुआ है। तो अगर यहां पे डायटोमिक भी पॉलीएटॉमिक में है तो पॉलीएटॉमिक का वहां पे डेफिनेशन क्या होगा कि जब 2 या 2 से ज्यादा एटम हो तो हम उसको पॉलीएटॉमिक कह देंगे। डायटोमिक एक कैटेगरी है, बनाना चाहते हैं बनाइए, नहीं बनाना चाहते हैं कोई बात नहीं। ये डायटोमिक में भी आएगा, पॉलीएटॉमिक में भी आ गया बाय दिस डेफिनेशन। तो ये एग्जांपल है कुछ आयंस के जो पॉलीएटॉमिक है, और यहां तक किसका है, ये वाले पूरे के पूरे कौन से हैं, ये पूरे के पूरे मोनोवेलेंट है। ठीक है, अब आपको जो टास्क मिलने वाला था वो आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये डाइवेलेंट है, और ये क्या हो गया, एक ट्राइवेलेंट आयन हो गया। टेट्रावेलेंट के एग्जांपल इसमें इन्होंने नहीं दिए हैं। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं टेट्रावेलेंट का एग्जांपल। एक हो जाएगा, अगर हम कैटायन की बात करें तो SN4+ हो जाएगा, एंड Pb4+ आ जाएगा, और अगर हम एनायन में देखें तो C4 नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल एक आयन। तो ये काम आपको करके रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास हम इतनी ही करेंगे, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।